जादुई सोने का हल। रामपुर गांव में रहने वाला हरिया पेशे से एक किसान था। उसके हाथों में सिंचाई की सूझबूझ भरी हुई थी। उसके पास एक हल था जिससे वो खेतों की जुताई भी करता था, मगर उसके पास अपना खुद का खेत नहीं था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो खेत खरीद सके। इसलिए वो बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ खेती किया करता था, जो कि हरिया के गरीब किसान होने का पूरा फायदा उठाते थे। हरिया, अरे ओ हरिया, खेतों की जुताई हुई कि नहीं? कल से बीजों की बुआई भी शुरू करनी है। बस कर ही रहा हूँ मालिक। आसान ढले तक जो है ना ही काम हो जाएगा। चिंता नहीं करें। ठीक है, तो फिर खेत जोतने के बाद हवेली पर आकर अपनी बनिहारी ले लेना, ठीक है? बेचारा हरिया सारा दिन भूखे प्यासे रहकर बंजर जमीन की जुताई करता है। तभी देखते ही देखते दोपहर हो गई और धूप खेतों की मिट्टी पर पड़ने लगी, जिससे हरिया थक कर मिट्टी में ही हल छोड़कर पेड़ की छाव में बैठ गया। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, अब फिर दोबारा से खेत जोतना शुरू कर दूंगा। ये कहकर हरिया सो जाता है, मगर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा घिर रहा था। ये देखकर बेचारा हरिया परेशान होकर खुद को कोसने लगता है। हे राम, ये क्या हो गया? अभी तो आधा खेत भी जोतना बाकी है और अंधेरा घिर आया है। अब तो बिहाने ही बाकी का खेत जोत पाऊंगा। हरिया उदास मन से घर आता है और तभी उसकी 5 साल की बेटी मुनिया कहती है, बापू, आप आ गए। देखो, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। इसके बाद रूपा कहती है, अजी ये क्या, घर में दाने दाने पर आफत छाया हुआ है और तुम खाली हाथ चले आए। घर में पड़ी टूटी फूटी खाटू और रस्सी पर टंगे कुछ फीके पुराने कपड़े और मिट्टी का बना चूल्हा हरिया के घर में घिरी गरीबी की झलक को साफ तौर पर दिखा रहे थे। अपने माता पिता की बातें सुनकर मुनिया पूछ पड़ती है, पिताजी पिताजी, क्या आज भी हमें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा क्या? मुनिया के इस सवाल पर रूपा रोते हुए हरिया से बोलती है, अरे आग लगे तुम्हारी कमाई को। अरे जब से मुझे ब्याह कर लाए हो, मुझे एक सोने की बाली भी ना दिला सके और ना कभी मेरे लिए एक बार चूड़ी खरीदी। और तो और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे सामने मुनिया भूख से मचल रही है और मैं उसका पेट नहीं भर सकती। अरे जिंदगी भर इस हल में घुइयां छीलते रहना, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे ही बाहर जाकर कमाना पड़ेगा। अरे रूपा, ये कैसी बातें कर रही हो? अब मेरे रहते तुम काम करोगी, ये मेरे लिए मर मिटने जैसा है। ऐसा बात मत करो। बस बस, अब मुझसे इस गरीबी में और नहीं जिया जाएगा, समझे? गरीबी के कारण रूपा हरिया से रूठ जाती है। अगले दिन हरिया फीके मन से बची हुई जमीन जोतने के लिए हल लेकर खेत चला जाता है, मगर उसका सारा ध्यान अपनी बीवी की बातों पर है। खेत जोतकर हरिया राम सिंह के घर पैसे लेने पहुंचता है। मालिक, मैंने आपका खेत अच्छे से जोत दिया है, अब जो है मुझे पैसा दे दीजिए। राम सिंह हरिया को 200 रुपए दे देता है, जिसे देखकर हरिया कहता है, अरे ये क्या है मालिक? इतने बीघा जमीन जोतने के बाद आप मुझे सिर्फ 200 रुपए दे रहे हैं। अरे तो फिर कितने पैसे चाहिए तुझे? हाँ, जरा सी जमीन पर हल ही तो चलाया है। चुपचाप से चला जा यहाँ से, वरना ये पैसे भी छीन लूंगा अभी। हरिया 200 रुपए लेकर सीधे बनिया की दुकान पर आता है। वहां से कुछ राशन खरीद कर घर आता है, मगर अपने हिस्से का राशन बचाने के लिए भूखा ही सो जाता है। तभी चिंता के मारे उसकी आंख खुल जाती है। कब तक आखिर ऐसा सब चलता रहेगा? कब तक हम गरीब किसान जमींदारों का खेत जोतता रहूंगा? अब मुनिया भी जो है बड़ी हो रही है, उसे भी स्कूल में दाखिला दिलाना है, मगर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हरिया खुद से सवाल ही कर रहा था कि तभी उसके हल के चारों ओर सोने की रोशनी चमक उठती है और देखते ही देखते हरिया का पुराना दिखने वाला हल सोने के हल में बदल जाता है और अपने अंदर से ढेर सारी सोने के सिक्कों की बरसात करने लगता है। और सिक्कों की खनकने की आवाज से मुनिया और रूपा भी जाग जाती है। ये कैसे हुआ? अरे हमारा हल तो सोने का जादुई हल हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? अचानक हल के अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि मैं कोई साधारण हल नहीं, बल्कि जादुई सोने का हल हूं। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं मैं गलत हाथों में तो नहीं आ गया, मगर तुम बहुत ही मेहनती हो, इसलिए आज से मैं जादुई सोने का हल तुम्हारा हुआ। इतने सारे सोने के सिक्के देख हरिया और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन हरिया उन सारे सिक्कों को बेचकर मिले हुए पैसों से अपने घर में राशन पानी की जरूरतों को पूरा करता है। तभी एक रोज रूपा उससे कहती है, अजी सुनते हो, इस जादुई सोने के हल से कुछ सिक्के मांगकर मेरे लिए सोने की मोटी बालियां बनवा देते। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो।
जागो मेरे जादुई सोने के हल और मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। हरिया के इतना कहते ही एक बार फिर एक सुनहरी रोशनी हल के चारों तरफ चमक उठती है और उसके अंदर से उमड़ते घुमड़ते चमचमाते सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। ये लो हरिया, इन सोने के सिक्कों से अपनी जरूरतों को पूरा कर लो। तुम्हारा शुक्रिया जादुई हल। हरिया उन सभी सोने के सिक्कों को बेचकर अपनी पत्नी रूपा के लिए सोने की बालियां बनवा लेता है और उसको दे देता है। अजी देखो तो जरा, ये सोने की बालियां मेरे कानों में कितनी जच रही है। जब से इस हल में सोने का जादू फूटा है, हमारी तो चांदी ही चांदी हो गई है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरिया कहता है, रूपा जरा मेरा जादुई सोने का हल तो लाना। अरे अभी जादुई हल की क्या जरूरत पड़ गई? अभी परसों रोज ही तो हमने जादुई हल से सोने के सिक्के मांगे थे। मैंने उसे घड़े में रखा है। अरे धनिया, इतने में काम नहीं चलेगा। मैं अपनी खुद की जमीन खरीदना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। उन्हें बेचकर मैं खेती करके फिर जमीन खरीदूंगा। अजय पगला गए हो का? तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है ही क्या? हमारे पास तो जादुई सोने का हल है ही। जानता हूँ धनिया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जादुई सोने के हल पर ही आश्रित हो जाएं। अरे हम किसान हूँ और किसान मेहनत से कमाता है और खाता है, बुझ रही हो? हरिया की स्वाभिमानी बातें रूपा के मन में घर कर जाती है, जिसके बाद हरिया जादुई हल से मदद मांगता है। ऐ मेरे जादुई सोने के हल, अब मुझे एक आखिरी बार सोने के सिक्के दे दो ताकि हम अपनी मेहनत की रोटी कमा सकूं। हरिया के इतना कहने पर जादुई सोने का हल चमचमाती सोने की रोशनी से भरकर अपने अंदर से खूब सारे सिक्के बरसाने लगता है और कहता है, हरिया, तुम्हारी खुददारी ने मुझे बड़े आनंद से भर दिया है। इसलिए मैं जादुई हल निश्चय विश्वास से कहता हूं कि तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इसके बाद हरिया जादुई सोने के हल से मिले सिक्कों को इकट्ठा करके सुनार को बेच आता है और खेती की जमीन खरीद कर किसानी करने लगता है। और जादुई सोने के हल की जुताई से हरिया के खेत में बाकियों से 4 गुना बढ़कर फसल उगता है, जिससे हरिया गांव में सबसे धनी किसान और जमींदारों की गिनती में जाना जाने लगता है। हरिया का जादुई हल अब तक हरिया के साथ बना हुआ है, जिससे हरिया अपने जादुई सोने के हल का इस्तेमाल करके लाचार लोगों की मदद किया करता था, जो हरिया के मददगार स्वभाव को दर्शाता है। देख ऋचा बेटी, एक बार और सोच ले। तू जो फैसला कर रही है उसे अच्छे से सोच ले। प्लीज पापा, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। मैं गौरव से ही शादी करूंगी। मैं उसे प्यार करती हूँ। मगर ऋचा, हमारे और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फासला है। तू एक बिजनेसमैन की बेटी है और गौरव गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इनफ पापा, प्लीज आप गौरव से मेरी शादी कर दीजिए बस। शैलेश अपनी बेटी ऋचा की शादी गौरव से कर देता है, मगर क्या ऋचा अपने गरीब जॉइंट ससुराल वालों के बीच एडजस्ट कर पाएगी? आइए देखते हैं। आजा नई बहू, मैं तुझे सभी से मिलवाती हूँ। ये तेरे ससुर जी हैं और ये तेरी जेठानी जानवी, ये मेरी पोती पीहू और ये है तेरी ननद नेहा। माँ जी, अगर मिलना मिलाना हो गया हो तो प्लीज मैं अपने बेडरूम में जाऊँ। प्लीज, वो इस लहंगे में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जाने हाँ, भाभी को कमरे में छोड़ा। नो, नॉट नीडेड, लेट्स गो गौरव। ऋचा का घमंडी स्वभाव देखकर घर वालों का मन फीका हो जाता है। हाय गर्मी, गौरव प्लीज एसी ऑन कर दो ना। ऋचा, मेरे घर में एसी नहीं। तुम तो जानती हो भैया के यूं अचानक चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं जो कमाता हूँ वो घर में खर्च हो जाते हैं। तुम समझ रही हो ना? यस गौरव, आई कैन अंडरस्टैंड। गौरव का मन रखने के लिए ऋचा झूठ मूठ का ही हाँ कर देती है, मगर गर्मी के कारण वो आधी रात गुस्से से भरकर बोलती है, पता नहीं ये गरीब लोग इतनी गर्मी में कैसे सोते हैं। मेरी तो जान जा रही है। अगली सुबह होते ही नेहा और जानवी दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खोलिए देवरानी जी। ऋचा भाभी उठ जाइए, सुबह हो गई। ऋचा गुस्से में दरवाजा खोलकर अपनी जेठानी और ननद को सुनाना शुरू कर देती है। आप दोनों को चैन नहीं है क्या? एक तो इस गर्मी ने सारी रात सोने नहीं दिया और जैसे ही नींद आई तो आप दोनों मुंह उठाकर चली आई। ऋचा का रूखा रवैया देखकर वह दोनों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, साथ ही गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे परेशान होकर वह सारा दिन खुजली करती रहती है। अरे नहीं बहू, ऐसे शरीर खुजाई की तो निशान पड़ जाएगा। पड़ता है तो पड़ जाने दीजिए। अरे आप सभी का बर्डन उठकर मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं हो रहा है कि वो मेरे लिए एक एसी ले आए।
पता नहीं कैसा गया गुजरा ससुराल है मेरा, जिनके पास एक पैसे की सेविंग नहीं है जो मेरे लिए इस गर्मी में एक एसी ला सके। ऋचा की ये बात उसके गरीब ससुराल वालों के मन में खटक जाती है और सभी एसी खरीदने के जुगाड़ में जुट जाते हैं। एक दिन जब सभी बातें ही कर रहे थे तभी ऋचा खिड़की पर खड़ी होकर सब सुन लेती है। माँ जी, ये लीजिए मेरी चांदी की चूड़ियाँ। ये लो माँ, मेरी तरफ से 5,000 रुपए। मगर ये पैसे तो तेरे कॉलेज की कॉपी किताबों के हैं। माँ मुझे अब नहीं पढ़ना, इन सबको मिला जुलाकर भाभी के लिए एसी आ जाए बस। ये लो दादी माँ, मेरे गुल्लक के पैसे लेकर चाची के लिए एसी ला दो। नन्ही सी पीहू का त्याग देखकर ऋचा खुद को रोक नहीं पाती और रोते हुए अंदर आकर सभी से माफी मांगती है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, नहीं चाहिए मुझे एसी, मैं इस गर्मी में रह लूंगी। ऋचा का अर्पण मन सभी को भाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, ऋचा को हर चीज की कदर होने लगती है और एक दिन जब ऋचा बाजार जा रही होती है तो उसे कबाड़ी वाले के पास एसी नजर आता है। अरे ओ कबाड़ी वाले, ये एसी कितने का है? अरे मैडम, यह एसी खराब है, अगर फिर भी तुम इसे खरीदना चाहती हो तो 4,000 में ले जाओ। ऋचा उस एसी को सस्ते में खरीद कर घर लाती है और दिन भर गर्मी में पसीना बहाकर उसे ठीक करती है और आखिर में एसी चल जाता है, जिसकी ठंडी ठंडी हवा पूरे घर में छा जाती है। अरे वाह बहू, तू तो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इलेक्ट्रिशियन भी है, मगर तूने इसे अपने कमरे में न लगाकर हॉल में क्यों फिट किया है? ताकि इस एसी की हवा सभी को मिले। रात होने पर सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी प्यास लगने पर ऋचा पानी पीने बाहर आती है तो उसे हॉल में लगी एसी से कुछ खनकने की आवाज आती है। अरे ये एसी के अंदर से कैसी आवाज है? कहीं कोई वायर तो नहीं जल रहा? जैसे ही ऋचा लाइट जलाती है तो वह देखती है कि एसी के अंदर से सोने के सिक्के जमीन पर गिर रहे हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओह माय गॉड, ये एसी के अंदर कैसा जादू हो रहा है? अचानक एसी के ऊपर आंख नाक कान उभर आता है और एसी नई बहू से बातें करने लगता है। घबराओ मत ऋचा, मैं एक जादुई एसी हूँ जिसे मेरे मालिक ने टूट जाने पर भंगार में फेंक दिया। वो भंगार वाला मेरे प्लास्टिक को पिघला ही देता, मगर तुमने मुझे खरीद कर मुझे बनाया, इसलिए अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी गर्मियों को अपनी जादू से भर दूं। ऋचा उस जादुई एसी से मिले सभी सोने के सिक्कों को इकट्ठा करके रख देती है। अगली सुबह जब वह सभी के लिए चाय बनाकर लाती है तो घर में बातें चल रही थी। बाबूजी ये लीजिए। अरे ये क्या है बहू? ये मेरा मंगलसूत्र है जिसका अब मेरे पास कोई काम नहीं, इसे बेचकर सूदखोर का कर्ज चुका दीजिए। ये लीजिए ससुर जी, आपको जितने सोने के सिक्कों की जरूरत हो ले लीजिए। जेठानी जी, आपको अपना मंगलसूत्र बेचने की जरूरत नहीं। मगर बहू, इतने सारे सोने के सिक्के आए कहाँ से? जादुई एसी से माँ जी। ऋचा अपने ससुराल वालों के सामने जादुई एसी की बात रखती है, जिसे जानकर सभी खुश होते हैं और श्याम भी कर्ज के बोझ से बाहर आता है। अब जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जाती है, जादुई एसी उन्हें उतनी ही ज्यादा ठंडक दिया करती। माँ देखो ना, मेरी सारी फ्रॉक फट गई है, मुझे नए कपड़े खरीद दो ना। पीहू ऐसे जिद नहीं करते, तुम्हारे चाचू पहले ही परेशान हैं, जो है वही पहनो। ऋचा अपनी जेठानी की बात सुन लेती है और सीधे एसी के पास आकर कहती है, जागो मेरे जादुई एसी। अचानक जादुई एसी के चारों तरफ एक सुनहरी चमक उमड़ने घुमड़ने लगती है और एसी बोलता है, कहो बहू रानी, क्या खिदमत करूं? मैं अपने ससुराल वालों को सरप्राइज देना चाहती हूँ, मुझे उनके लिए शॉपिंग करनी है, मुझे सोने के सिक्के दे दो। ओहो बहू रानी, जब बिग बाजार घर में ही बैठा है तो बाहर क्यों जाना? इसके बाद एसी नई बहू के गरीब ससुराल वालों के लिए गर्मियों के सुंदर सुंदर कॉटन के कपड़े निकालने लगता है। शुक्रिया जादुई एसी, तुमने सच में ससुराल में मेरी पहली गर्मी के मौसम को अपने जादू से भर दिया। उसके बाद ऋचा अपने सास ससुर सभी को वह कपड़े देती है। माँ जी, जेठानी जी, अब से आप दोनों को इस बनारसी और जॉर्जेट की साड़ी में गर्मी झेलने की जरूरत नहीं है। ये रही हल्की साड़ी। नेहा, ये तुम्हारे लिए, और ये मेरी प्यारी सी पीहू के लिए बहुत सारी फ्रॉक। थैंक यू चाची, यू आर दी बेस्ट। बहू, हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो तू हम गरीबों के बीच घुल मिल गई और हमारे लिए इतना सब कर रही है। पिताजी, परिवार किसे कहते हैं मैंने यहाँ आकर सीखा, वरना अपने घर में मैं जिस ऐशो आराम में पली बड़ी थी वहां से निकलकर एहसास हुआ कि एक गरीब गर्मी में क्या कुछ झेलता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते। एसी के जादू से ऋचा अपने ससुराल के रिश्तों में निखरने लगती है, क्योंकि
जिसकी जो भी जरूरत होती वह उसे पूरा कर देती। फिर एक दिन जब जानवी जादुई एसी को चलने के लिए कहती तो वह नहीं चलता। देवरानी जी देखो ना, ये एसी है कि चलता ही नहीं है, ये हमारी नहीं सुनता है। मैं तो कोशिश कर करके थक गई हूँ। जैसे ही ऋचा जादुई एसी को चलने को बोलती है वो चल पड़ता है। उसके अंदर से आ रही ठंडी हवा से सभी तरोताजा हो जाते हैं। तभी ऋचा कहती है, ऐ मेरे जादुई एसी, एक बात बताओ, तुम मेरे सिवा किसी के हाथों चलते क्यों नहीं? क्योंकि तुमने मुझे बनाया है बहू रानी, इसलिए मेरा जादू सिर्फ तुमसे ही चलेगा और किसी से नहीं। वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले खुददार हैं। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं सबके छूने से चलूंगा और अपना जादू दिखाऊंगा। तो क्यों नहीं ट्रायल हो जाए? ऐ जादुई एसी, क्या तुम मुझे कैश दे सकते हो? क्यों नहीं? ये कहकर जादुई एसी अपने अंदर से खूब सारे पैसे बरसाकर डायलॉग मारते हुए बोलता है, कैश है तो ऐश है। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और जादुई एसी नई बहू और उसके गरीब ससुराल वालों को पूरी गर्मी के मौसम को चैन सुकून से भर देता है और उनकी गरीबी को भी अमीरी में बदल कर दिखाता है।